मामी आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी शादी इससे मत करवाएं। वो पागल है। मैं बुरी तरह रोती हुई अपनी मामी के आगे हाथ जोड़ रही थी। 30 लाख दिए हैं इन लोगों ने। क्या हम पागल हैं जो जैसी बोझ को अब भी घर पर बिठा कर रखेंगे? मामी ने मेरा हाथ झटकते हुए मुझे आईने के सामने धकेल दिया, जहां सुर्ख जोड़े में लिपटी मेरी लाशनुमा मूरत मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। जल्दी से तैयार करो इसको। अगर नखरे दिखाए तो मुझे आवाज देना। इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे दुल्हन बनाकर मेरा निकाह उस पागल से कर दिया गया। मुझे उसके कमरे में लाकर बिठा दिया गया। अभी मैं बेड के कोने पर बैठी खौफ से कांप ही रही थी जब तबरेज़ ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मेरे पास आया। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तबरेज़ ने आते ही मेरा घूंघट उठाया और मेरी गर्दन पर आहिस्ता-आहिस्ता हाथ फेरने लगा। मैं बुरी तरह से सुर्ख पड़ती जा रही थी। इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, मैंने उसके चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मार दिया। भले ही वो मेरा शौहर था, मगर था तो पागल। मुझे इस शख्स से बहुत नफरत थी। तभी उसने यकदम अपने चेहरे के तासुरात बदले और मुझे जोरदार तरीके से बिस्तर पर पटक दिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल पागल होता क्या है। उसकी कड़कदार आवाज पर मेरी हलक से एक चीख निकल गई। तुम तो पागल थे, फिर ये सब क्या है? मैंने बिस्तर पर पीछे हटते हुए अपने कांपते हाथों से दुपट्टा जोर से पकड़ लिया। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज भी अब तुम्हारी जुबान से बाहर ना निकले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर में अभी अभी ब्याह कर आई हो। तबरेज ने झुककर मेरा जबड़ा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया तो उसकी आंखों से झलकता हुआ गुस्सा मुझे अंदर तक कपकपा गया। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुमने सबको धोखा दिया है। मैं अभी सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम पागल नहीं हो। मैंने उसका हाथ झटकने की कोशिश करते हुए सिसक कर कहा, बताओगी? किसको बताओगी? अपनी इस मामी को जो तुम्हें 30 लाख में बेच कर जा चुकी है, या बाहर बैठे इन भेड़ियों को जो रोज मेरी मौत की दुआ करते हैं? तबरेज ने मेरा जबड़ा मजीद सख्ती से दबोचा। मुझे तुमसे या तुम्हारे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस यहाँ से निकलना है। तुम इंसान नहीं हो, कोई सौदागर हो। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। सौदागर तो वो मामी है तुम्हारी, जिसने एक पागल का सुनकर भी तुम्हें इधर धकेल दिया। और सुनो, ये जो पागलपन का नाटक तुम देख रही हो ना, ये मेरी मजबूरी है, शौक नहीं है मेरा। तबरेज ने मुझे छोड़ा और खड़े होकर अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इस तरह का भयानक खेल खेल रहे हो? मैंने बेड से नीचे उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन उसने एक ही झटके में मेरा रास्ता रोक लिया। मेरे अपने चचा वकार और उसका बेटा दानियाल मेरी जान के पीछे पड़े हैं। वो मेरी पूरी जायदाद को हड़पना चाहते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो मुझे अगली ही सुबह मार देंगे। अब बोलो, क्या अब भी बाहर जाकर शोर मचाओगी? तबरेज़ के इस इंकशाफ ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी, और मैं सख्ती की हालत में उसे देखने लगी। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? मैं इस सब में कहाँ से आ गई? मुझे क्यों इस दलदल में घसीटा जा रहा है? तुम अपने मामलात खुद निपटाओ। मैंने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को गिरने से बचाया। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि मेरे चचा को लगता था कि एक गरीब घर की लड़की कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, और वो तुम्हें डरा धमका कर मुझसे जायदाद के कागजात पर साइन करवा लेंगे। तबरेज़ ने मेरे करीब आकर इंतहाई शफ़ाक अंदाज में कहा। तो मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हारा ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगी। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। किसी को तुम्हारा पता भी नहीं दूंगी। अब मुझे इसके पागलपन से ज्यादा इसकी इस खतरनाक सच्चाई से खौफ आ रहा था। जाने की बात तो अब भूल ही जाओ। अनाया, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी बाहर निकला या तुम्हारी किसी हरकत से चचा वकार को शक हुआ, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी धमकी है। तबरेज़ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सरेहन वार्निंग दी थी, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ जो तुम्हारी हर कड़वी बात बर्दाश्त करूँ। मैंने अंदर जमा होने वाले सारे हौसले को यकजा करके उसके सामने तीखे तेवर दिखाए। बीवी हो तो बीवी बनकर हो। जब तक चचा वकार और दानियाल इस घर में मौजूद हैं, तुम दुनिया के सामने एक पागल शोहर की मजलूम बीवी का किरदार निभाओगी। तबरेज़ ने मेरी आस्तीन को पकड़कर मुझे दोबारा बेड की तरफ धकेला और खुद जाकर सोफे पर लेट गया।
तुम कितने बेरहम इंसान हो तबरेज़। मैंने घुटनों में सर देकर रोना शुरू कर दिया। बेरहम? ये दुनिया है अनाया, जिसने मुझे 20 साल की उम्र में अपने वालिदैन के कातिलों के सामने पागल बनने पर मजबूर कर दिया है। तो देखा आपने दोस्तों, लालच अगर इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो वो अपनों का खून भी भूल जाता है। और ये मोड़ इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखते हैं कि इस लालच का क्या अंजाम होता है। अगर जिंदा रहना है तो अपनी हमदर्दी और आंसुओं को संभाल कर रखो, क्योंकि यहाँ रोने वालों को सबसे पहले कुचला जाता है। तबरेज ने सोफे पर लेटे लेटे सर्द लहजे में जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वे रात भर इस सुर्ख भारी जोड़े में बैठ के एक कोने में सिमटी बैठी रही और हर गुजरते लम्हे के साथ बाहर काली रात गहरी होती गई, जबकि कमरे के अंदर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक तरीन मुआहदा तय पा चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरे बोझल आंखें खुल गईं और सामने सोफे पर नजर पड़ते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि तबरेज वहां मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो फर्श पर बैठकर औंधे मुंह तकिए को दांतों से फाड़ रहा था और उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। मैं घबरा कर बेड से नीचे उतरी और उसके करीब जाने लगी तो इसने अचानक सर उठाकर मुझे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए अब ड्रामा शुरू करो। मैंने अभी इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश ही की थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और चचा वकार अपने बेटे दानियाल के साथ अंदर दाखिल हुए, जिनके चेहरों पर एक याराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। अरे अरे, हमारी नई बहू तो पहले ही दिन डर गई है। देखो दानियाल, तुम्हारा कजन अपनी दुल्हन को कैसे डरा रहा है। बेचारी रात भर सो भी नहीं सकी होगी। चचा वकार ने आगे बढ़कर तबरेज के हाथ से तकिया छीना और उसे जोर से सोफे पर पटक दिया। अब्बा जान, ये पागल तो ऐसा ही रहेगा। इससे किसी अच्छाई की उम्मीद रखना ही फजूल है। आप इस मासूम लड़की को देखें जो इसके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। दानियाल ने मेरे करीब आकर गंदी नजरों से मुझे देखा और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखने की कोशिश की तो मैं तेजी से पीछे हट गई। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम सब लोग बहुत बुरे हो। मैंने खौफ का ड्रामा करते हुए चादर को अपने गिर्द लपेटा और बेड के कोने में दबक गई। बहू, तुम हमसे मत डरो। हम तो तुम्हारे हमदर्द हैं। इस घर में अगर तुम्हारा कोई अपना है तो वो सिर्फ हम ही हैं। ये पागल तो तुम्हें किसी दिन जान से मार देगा। चचा वकार ने कुर्सी खींची और मेरे बिल्कुल सामने बैठकर अपने लहजे को जितना हो सकता था नरम बनाने की कोशिश की। अगर आप मेरे हमदर्द हैं तो मुझे इस पागल के पास से निकाल लें। मुझे मेरे घर वापस भेज दें। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। मैंने रोते हुए अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया ताकि वो मेरी आंखों का सच ना पढ़ सकें। वापस कहाँ जाओगी अनाया? तुम्हारी मामी तो 30 लाख लेकर तुम्हारा सौदा कर चुकी है। अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। अगर तुम आराम की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ एक छोटा सा मुआहदा करना होगा। दानियाल ने जेब से एक छोटी सी शीशे की डब्बी निकाली और उसे मेरे सामने बेड पर रख दिया। ये क्या है? और तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? मुझे तुम लोगों की किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने इस डब्बी को देखा जिसके अंदर एक सफ़ेद रंग का पाउडर चमक रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वो दवा है जो इस पागल को हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला देगी। तुम्हें बस रोजाना रात को इसके दूध के गिलास में एक चुटकी पाउडर मिलाना है और जब ही ये मरेगा ये सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और हम तुम्हें आज़ाद भी कर देंगे और बहुत सारे पैसे भी देंगे। चचा वकार ने झुककर मेरे कान के पास जहरीले लहजे में कहा, नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगी। ये तो ये तो किसी को मार देना है। मैं कातिल नहीं बन सकती। तुम लोग कितने जालिम हो जो अपने ही भतीजे की जान लेना चाहते हो। मैंने टबी को दूर झटक दिया और बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। ज्यादा शरीयत मत छाड़ो अनाया। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम इस पागल से पहले तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम इस पागल के साथ सिसक सिसक कर मरना चाहती हो या हमारी बात मानकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती हो। दानियाल ने आगे बढ़कर मेरी कलाई को मरोड़ा और उसकी आंखों में झांकती शफाकियत ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। मुझे सोचने का वक्त दो। मैं ऐसे ही अचानक इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने दर्द से कराहते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की तो इसने मुझे झटके से छोड़ दिया।
ٹھیک ہے، تمہیں آج رات تک کا وقت دیتے ہیں۔ اگر رات کو اس پاگل کے دودھ میں یہ دوا نہ ہوئی تو اگلی صبح تمہاری زندگی کی آخری صبح ہوگی۔ چلو دانیال، اسے اکیلا چھوڑ دو۔ چچا وقار نے دانیال کو اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ تبریز فرش پر بیٹھ کر اب بھی ہنسنے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن اس کی مٹھیاں اس حد تک بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کے ناخن گوشت میں دھنس رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، تبریز تیزی سے کھڑا ہوا اور اس نے بیڈ پر رکھی زہر کی ڈبی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ دیکھ لیا تم نے ان کا اصل چہرہ؟ یہ ہیں میرے وہ سگے چچا جن کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی تھی۔ اب بولو، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ تبریز نے میرے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی سرد اور غصیلے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنی مامی سے بات کروں گی، وہ مجھے یہاں سے ضرور لے جائیں گی۔ وہ اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور جلدی جلدی مامی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تم اب بھی اس عورت سے امید لگا کر بیٹھی ہو، جس نے میرے پاگل پن کا سن کر بھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ تبریز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ ہنسی۔ فون کی 3 گھنٹیاں گئیں اور چوتھی گھنٹی پر مامی نے فون اٹھا لیا۔ تمہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مامی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ مجھے ایک قاتل بنانا چاہتے ہیں۔ تبریز کے چچا نے مجھے زہر دیا ہے کہ میں تبریز کو مار دوں۔ مامی، میں مر جاؤں گی یہاں سے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے مامی کے آگے فریاد کی تو دوسری طرف سے کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو انایا؟ صبح صبح فون کر کے ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ ہم نے پورے 30 لاکھ لیے ہیں ان لوگوں سے تیرے بدلے۔ اب کیا ہم پاگل ہیں جو تجھ کو واپس لا کر گھر بٹھا کر رکھیں؟ اب وہیں رہو، مرو یا جیو، دوبارہ یہاں فون مت کرنا اور نہ ہی اس گھر میں واپسی کی کوئی امید رکھنا۔ مامی کی بے رحم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، انہوں نے فون کاٹ دیا اور میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، کیونکہ دنیا میں میرا جو ایک واحد سہارا تھا، اس نے بھی مجھے جیتے جی دفن کر دیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ وہ تمہیں کبھی واپس نہیں بلائے گی۔ اب اس دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے اور میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر بچنا ہے تو تمہیں میرے ساتھ مل کر ان بھیڑیوں کا شکار کرنا ہوگا۔ تبریز نے فرش پر گرے فون کو اٹھایا اور اسے صاف کر کے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اب کسی سے نہیں ڈروں گی۔ جب میری اپنی مامی نے مجھے بھیج دیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں ان کا کھیل انہی کے خلاف کھیلوں گی۔ میں نے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ میری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا جنون تھا، جس نے تبریز کو بھی حیران کر دیا تھا۔ بہت اچھی انایا، مجھے تم سے اسی حوصلے کی امید تھی۔ اب سنو، رات کو تم چچا وقار کے پاس جاؤ گی اور ان سے کہو گی کہ تم نے ان کا کام کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ زہر نہیں بلکہ ایک عام سی نیند کی گولی ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ تبریز نے دھیمے لہجے میں اگلا پلان مجھے سمجھانا شروع کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس فریب اور سازشوں کے خلاف خود ہی لڑنا ہوگا اور اپنی زندگی کی جنگ خود ہی جیتنی ہوگی۔ اس رات کے بعد سے ہر لمحہ ایک تنی ہوئی رسی پر چلنے جیسا تھا۔ تبریز بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور میں صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے چھنتی چاندنی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی جھری سے کسی کا سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے چادر کو منہ تک تان لیا اور اپنی سانسیں روک لیں تاکہ انہیں میرے جاگنے کا احساس نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں دانیال اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کپڑے کا تھیلا تھا۔ اس نے دستانے بھی پہن رکھے تھے اور وہ دبے قدموں تبریز کے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانیال نے تھیلے کا منہ کھولا اور ایک بہت بڑے سیاہ رنگ کا سانپ بستر پر تبریز کے پیروں کے پاس چھوڑ دیا۔ سانپ نے بستر کی گرمائش پا کر فوراً اپنے پن کو اٹھایا اور رینگتا ہوا تبریز کے سینے کی طرف بڑھنے لگا۔ تبریز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے موت کو پا کر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے، لیکن وہ اپنی پاگل پن کی ایکٹنگ کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہنسنا اور چادر کو جھٹکنا شروع کر دیا، جس سے سانپ مزید طیش میں آ گیا اور اس نے اپنا پن تبریز کے چہرے کے بالکل سامنے لا کر لہرانا شروع کر دیا۔ دانیال کمرے میں کھڑا یہ منظر دیکھ کر خباثت سے مسکرا رہا تھا اور پھر الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ تبریز کی موت کو ایک حادثہ ثابت کر سکے۔ میں اب مزید نہیں رک سکتی تھی۔ میں نے صوفے کے پاس پڑا ہوا
लैंप उठाया और पूरी ताकत से बेड की तरफ लपकी। पीछे हटो तबरेज़, मैंने चिल्लाते हुए लैंप का अगला हिस्सा सीधा साम के फन पर दे मारा, जिससे वो तलमलाकर बिस्तर पर गिरा। अरे ये लड़की कहाँ से आ गई? दानियाल, जो दरवाजे तक पहुंच चुका था, वो मेरी आवाज़ सुनकर चौंका और आगे बढ़कर मेरा बाजू दबोचने की तरह हाथ बढ़ाया। तुम दूर रहो दानियाल, वरना मैं ये लैंप तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। मैंने साम पर दूसरा वार किया, जिससे उसका सर कुचल गया और वो बेजान होकर नीचे फर्श पर गिर गया। तबरेज़ अब भी बेड के कोने में दबका हुआ पागलों की तरह चादर का कोना मुंह में डालकर चबा रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी इस बहादुरी पर हैरत से फटी की फटी रह गई थी। तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, अनाया। इस पागल को आज मरना था। तुम बीच में क्यों आई? दानियाल ने गुस्से से दांत पीसते हुए मेरी कलाई को मरोड़ने की कोशिश की, तो मैंने लोहे का लैंप उसके हाथ पर दे मारा। ये मेरा शौहर है दानियाल, और जब तक मैं इसके कमरे में हूँ, तुम इसका बाल भी बेकार नहीं कर सकते। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाकर सारे मुलाजमों को इकट्ठा कर लूँ। मैंने दानियाल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो इस पागल की जान बचाकर। तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो, ये याद रखना। बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दानियाल ने अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से दबाया और जहरीली नजरों से मुझे घूरता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया, और उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मैंने लैंप को फर्श पर गिराया और बेड के पाने से लगकर बैठ गई। मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं और मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तबरेज़ ने फौरन अपनी पागलपन की एक्टिंग खत्म की और बेड से नीचे उतरा। उसने फर्श पर मरे हुए सांप को देखा और फिर घुटनों के बल बैठकर मेरे दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। तुमने ये क्या किया अनाया? तुम पागल हो क्या? वो काला सांप था। अगर वो तुम्हें डस लेता तो तुम एक सेकंड में मर जाती। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तबरेज़ की आवाज़ में अब वो पहले वाली सख्ती और गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके लहजे में एक अजीब सी फिक्रमंदी थी, जो मैंने पहली बार सुनी थी। मैं एक इंसान हूँ तबरेज़। मैं अपनी आंखों के सामने किसी का कत्ल होते नहीं देख सकती, भले ही हमारी शादी कैसे ही हालात में हुई हो। लेकिन तुम बेकसूर हो और मैं इन जालिमों को जीतने नहीं दूंगी। मैंने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत कर लिया। तुमने आज मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मुझे माफ़ कर दो अनाया, मैं तुम्हें अब तक गलत समझ रहा था। तबरेज़ ने मेरी आंखों में झांका और उसकी स्याह आंखों में अब नेदामत के आंसू साफ चमक रहे थे। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तबरेज़। तुम बस अपना ये खेल जल्दी ख़त्म करो। मैं इस खौफ के माहौल में अब मज़ीद नहीं रह सकती। मुझे हर वक्त लगता है कि कोई हमें मार डालेगा। मैंने बेड का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, तो तबरेज़ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा दिया और सोफ़े की तरफ ले गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनाया, कि अब चचा वक़ार और दानियाल का अंजाम बहुत करीब है। इन्होंने आज जो हरकत की है, इसका जवाब अब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा, और अब तुम इस घर में अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी हिफाज़त करूँगा। तबरेज़ ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके इस एक लम्स ने मेरे अंदर के सारे खौफ को जैसे एकदम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि इस तूफ़ान में मेरा शौहर वाक़ई मेरा मुहाफ़िज़ बन चुका है। मैंने सोफ़े पर बैठते हुए अपने बिखरे बाल पीछे किए और तबरेज़ मेरे सामने ही फ़र्श पर बैठ गया। अनाया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस अंधेरे कमरे में क्यों कैद हूँ। ये जायदाद, ये बंगला, ये सब मेरे बाबा का था। चचा वक़ार शुरू से ही हसद की आग में जल रहे थे। 10 साल पहले इन्होंने मेरे बाबा की गाड़ी की ब्रेक फ़ेल करवाई थी, जिसमें मेरी माँ और मेरे बाप दोनों हमेशा के लिए मुझसे छिन गए थे। मैंने अपनी आँखों से उनकी लाशें देखीं, और जब मुझे पता चला कि ये सब चचा ने किया है, तो मैंने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करवाया। मैं किसी तरह तो बच गया, और तब से मैंने पागल बनने का फ़ैसला किया, ताकि वो मुझे कमज़ोर समझकर छोड़ दें और मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं। तबरेज़ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर गहरी अज़ियत के बादल छा गए, जिसे देखकर मुझे इस पर बेपनाह तरस आने लगा। तबरेज़, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी दास्तान है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अब चचा वक़ार और दानियाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर उनके इस छोटे महल को गिरा देंगे। मैंने आगे बढ़कर तबरेज़ का हाथ थाम लिया। मेरी आंखों में अब उसके लिए हमदर्दी और एक अनजान सी मोहब्बत की रोशनी थी। तुम सच कह रही हो नाया, तुम मेरा साथ दोगी?
तबरेज़ ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा तो उसके लहजे की नमी मेरे दिल को छू गई। हाँ, तबरेज़, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। अब मैं इन भेड़ियों के सामने हार नहीं मानूँगी। मैंने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़बूत करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अब अगली चाल हमें बहुत सोच समझ कर चलनी होगी। चाचा वक़ार को लगना चाहिए कि तुम उनके जाल में फँस चुकी हो। तुम्हें चाचा वक़ार के पास जाना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम मुझसे आज़ादी के बदले दूध में ज़हर मिलाने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, उनकी आँखें बहुत अयार हैं। तबरेज़ ने दरवाज़े की तरफ देखते हुए मुझे अलर्ट किया। मैं सँभाल लूँगी। तुम बस देखो कैसे मैं नीचे जाकर अपने खेल का आगाज़ करती हूँ। मैंने साइड टेबल से खाली कप उठाया और गहरा साँस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर खौफ और लालच का एक मिला-जुला तासुर सजा लिया और सीधी चचा वकार की तरफ बढ़ गई, जहाँ वो और दानियाल बैठे किसी और मकर में मसरूफ थे। अरे, हमारी बहू तो खुद चलकर नीचे आई है। दानियाल, देखो तो, शायद इसे होश आ गया है कि इसका फ़ायदा किस चीज़ में है। चचा वकार ने मुझे देखते ही मकराना अंदाज में मुस्कुराए। चचा जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अगर दानियाल यहाँ से चला जाए तो बेहतर होगा। मैंने कप को मेज़ पर रखते हुए अपने लहजे में जानबूझकर एक चालाकी पैदा की। ओह! तो अब बेगम साहिबा के पास कुछ प्राइवेट बातें भी हैं। बाबा, मैं बाहर लॉन में हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दीजिएगा। दानियाल ने मुझे सर से पाँव तक घूरा और एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ लाउंज से बाहर निकल गया। हाँ, तो बहू बोलो, क्या सोचा तुमने? याद रखना, वक़्त बहुत कम है और मेरी बर्दाश्त भी। चाचा वक़ार ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए अपनी आँखें मुझ पर जमा दीं। मैंने फ़ैसला कर लिया है चाचा जी। मेरी मामी ने मुझे 30 लाख में बेचा था ना, लेकिन मैं अपनी कीमत खुद तय करना जानती हूँ। बहुत अच्छे, मुझे मालूम था कि तुम एक समझदार लड़की हो। तो फिर वो ज़हर का काम कब तमाम कर रही हो? चाचा वक़ार ने सनसनीखेज़ लहजे में पूछा। मैं वो काम कर दूँगी, लेकिन पहले मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे मालूम है कि तबरेज़ के मरने के बाद आप मुझे कुछ नहीं देंगे। मैंने अपने लहजे को जितना हो सकता था लालची और बेबाक बना लिया था। तुम मुझसे सौदेबाज़ी कर रही हो। अनाया, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में। चाचा वक़ार का लहजा यकदम सख्त हो गया। हैसियत मैं खुद बना रही हूँ। चाचा जी, अगर मैं पकड़ी गई तो उम्र भर के लिए जेल जाऊँगी और अगर आप मुकर गए तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए मुझे लिख कर दें कि तबरेज़ के बाद इस बंगले का आधा हिस्सा मेरा होगा। मैंने उनकी आँखों में आँखें डालकर झूठा एतमाद दिखाया। तुम तो बहुत आगे की सोच रही हो लड़की। चलो ठीक है, मुझे मंज़ूर है, लेकिन पहले तबरेज़ से इन जायदाद के असल कागज़ात पर अंगूठा या साइन करवाने होंगे और वो कागज़ात भी लाने होंगे जो ये लॉकर में हैं। चाचा वक़ार ने एक फ़ाइल मेरे सामने फेंकते हुए कहा, वो पागल तो किसी की बात नहीं सुनता, उससे साइन कैसे करवाऊँगी? वो तो मुझे देखते ही चीज़ें फेंकने लगता है। मैंने फ़ाइल को हाथ लगाए बगैर अपनी परेशानी का ड्रामा किया। वो तुम्हारा काम है अनाया, तुम उसकी बीवी हो, उसे प्यार से बहलाओ या डराओ। मुझे बस इन कागज़ात पर उसके दस्तखत चाहिए और फिर रात को वो ज़हर वाला दूध उसे पिलाना होगा। चाचा वक़ार ने अपनी उँगली से फ़ाइल पर दस्तखत देते हुए सरहन हुक्म दिया। ठीक है, मैं आज रात को ही उसे किसी न किसी तरह राज़ी करूँगी, लेकिन याद रखिएगा, अगर मुझे मेरा हिस्सा ना मिला तो मैं पुलिस को सब बता दूँगी। मैंने फ़ाइल उठाई और चचा वक़ार को आखिरी बार धमकी आमेज़ नज़रों से देखकर वहाँ से पलट गई। कमरे की तरफ वापसी पे जाते हुए मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और फ़ाइल की गिरफ्त मेरी उँगलियों पर सख्त होती जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये कागज़ात तबरेज़ की मौत का परवाना भी बन सकते थे। क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? क्या वो मान गए? तबरेज़ ने मेरे कमरे में दाखिल होते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बेताबी से पूछा, हाँ, वो मान गए हैं और इन्होंने ये फ़ाइल दी है। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे इस पर साइन करवाऊँ और रात को तुम्हें वो ज़हर दे दूँ। मैंने फ़ाइल बिस्तर पर फेंकते हुए हिचकिचाहट के साथ तबरेज़ को देखा। ये तो वही कागज़ात हैं जिनके लिए वो 10 साल से तड़प रहे हैं। अनाया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब हम उनके इस जाल को उल्टा उन्हीं पर गिराएँगे। तबरेज़ ने फ़ाइल खोलकर सफ़ात को पलटते हुए एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन तबरेज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर चचा वक़ार को शक हो गया कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ, तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बिस्तर के कोने पर बैठते हुए अपने सर को हाथों में थाम लिया। तुम डरो मत अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सुनो, जैसे ही रात होगी मैं नीचे जाकर थोड़ा ड्रामा करूँगा और तुम चचा वक़ार को दिखाने के लिए दूध का ग्लास तैयार करोगी।
तबरेज़ ने मेरे पास बैठकर मेरे कंधे को छूते हुए मुझे हौसला दिया। रात का अंधेरा जूं-जूं गहरा हो रहा था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी ही तेज़ होती जा रही थी और पूरा घर एक अजीब-सी खामोशी की चादर में लिपट चुका था, जैसे किसी बड़े तूफ़ान का मुंतज़िर हो। अनाया, वक्त हो गया है, नीचे जाओ और बावर्ची खाने से दूध का ग्लास लेकर आओ। दानियाल ज़रूर तुम्हारे आसपास ही होगा। तबरेज़ ने घड़ी की तरफ देखते हुए मुझे इशारा किया तो मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किए और बाहर निकल गई। किचन में पहुंचकर मैंने जानबूझकर बर्तनों की आवाज़ की ताकि किसी को मेरे वहाँ होने का पता चल जाए, और जैसे ही मैंने दूध गर्म किया मुझे किचन के दरवाजे पर किसी का साया नज़र आया। तो नई दुल्हन अपने शोहर के लिए आखिरी बार दूध तैयार कर रही है। देखो कहीं हाथ ना काम जाए तुम्हारे। दानियाल ने किचन के अंदर दाखिल होकर देगची के करीब आकर सरगोशी की। तुम यहाँ क्यों आए हो दानियाल? अगर किसी मुलाजिम ने देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। दूर रहो मुझसे। मैंने दूध को ग्लास में उलटते हुए गुस्से और बनावटी खौफ से उसे पीछे धकेला। मुलाजमों की फिक्र मत करो, वो सब सो चुके हैं। मुझे बस ये देखना है कि तुमने वो पाउडर इसमें मिलाया है या नहीं। दानियाल ने मेरी कलाई को पकड़कर गिलास की तरफ इशारा किया। हाँ, मिला दिया है, ये देखो गिलास में अब भी वो पाउडर तैर रहा है। अब मेरी कलाई छोड़ो, वरना मैं ये गर्म दूध तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूंगी। मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे तीखे तेवर दिखाए। हालांकि इस ग्लास में सिर्फ आम चीनी और नींद की गोली थी। बहुत तेज हो तुम अनाया। चलो जाओ और अपने पागल शोहर को हमेशा के लिए सुला दो। मैं बाहर ही खड़ा तमाशा देख रहा हूँ। दानियाल ने हंसते हुए मेरी कलाई छोड़ी और किचन से बाहर निकलकर हॉल के अंदर गायब हो गया। मैं गिलास उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो मुझे महसूस हुआ जैसे चचा वकार भी कॉरिडोर में खड़े मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। तबरेज़, ये लो तुम्हारा दूध, इसे जल्दी से पी लो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। मैंने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा खुला छोड़ा और जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि बाहर खड़े दानियाल को सुनाई दे, मुझे नहीं पीना ये दूध। तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम भी बुरी हो। तबरेज़ ने अचानक बिस्तर से उठकर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और तकिए को फर्श पर पटक दिया। पी लो तबरेज़, अगर तुम ये नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जल्दी करो। मैंने गिलास उसके मुंह के करीब करते हुए इशारा किया और तबरेज़ ने बड़ी अयारी से गिलास अपने मुंह से लगा लिया और चंद घूंट भरकर बाकी दूध फर्श पर गिरा दिया। आ, मेरा सर घूम रहा है। तुमने इसमें क्या मिलाया है? तबरेज़ ने अपने सर को पकड़कर बिस्तर पर गिरने का नाटक किया और चंद लम्हों में अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल साकित हो गया। चचा, चचा जी, दानियाल जल्दी अंदर आइए, देखिए इसे क्या हो गया है? मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि हमारा ड्रामा मुकम्मल हो सके। क्या हुआ अनाया? क्यों शोर मचा रही हो? चचा वकार और दानियाल फौरन कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक वहशियाना कामयाबी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। देखिए चचा जी, इसने दूध पीते ही अपनी आंखें बंद कर ली और अब ये हिल भी नहीं रहा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब जायदाद के कागजात मेरे नाम कीजिए। मैंने चचा वकार के सामने हाथ फैलाते हुए रोते हुए लालच का मुजाहरा किया। दानिया, जरा इसकी नब्ज चेक करो कि ये वाकई मर गया या कोई नया नाटक है। चचा वकार ने आगे बढ़कर तबरेज़ के चेहरे को देखा और दानियाल को हुक्म दिया, बाबा इसकी नब्ज बहुत मध्यम चल रही है और सांसें भी रुक रुक कर आ रही हैं। मुझे लगता है ये अब चंद मिनटों का मेहमान है। इस लड़की का काम वाकई तारीफ के काबिल है। दानियाल ने तबरेज़ का हाथ छोड़ते हुए खबासत से मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे अनाया, तुमने तो कमाल कर दिया। अब सुनो, ये जायदाद के कागजात सुबह कोर्ट खुलते ही तुम्हारे नाम मुंतकिल करने का अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से गायब होना होगा। चचा वकार ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज़ में अपनी अगली चाल चली। गायब? मैं क्यों गायब हूँ? आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं इस घर में राज करूंगी। अब आप मुकर रहे हैं। मैंने चचा वकार का हाथ झटकते हुए गुस्से से चिल्लाने का ड्रामा किया। ओ लड़की, ज्यादा उछलो मत। अगर पुलिस यहाँ आई तो कत्ल का इल्जाम तुम पर ही आएगा, क्योंकि दूध का गिलास तुम्हारे हाथ में था। चलो दानियाल, इसे गाड़ी में बिठाओ, इससे पहले कि ये कोई नया तमाशा खड़ा करे। चचा वकार ने जहरीले लहजे में हंसते हुए दानियाल को इशारा किया। तुम दूर रहो दानियाल, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं अभी शोर मचाऊंगी और सबको बता दूंगी कि तुम दोनों कातिल हो। मैंने पीछे हटते हुए कमरे की दीवार से पीठ लगा ली और अपने अंदर के खौफ को गुस्से के रूप में बाहर निकालना शुरू कर दिया। शोर मचाओगी? किसको बुलाओगी? इस पागल को जो अब कभी नहीं उठेगा? अब तुम हमारी कैद में हो।
अनाया, दानियाल ने आगे बढ़कर मेरा बाजू दबोच लिया और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। चचा वकार मकराना हंसी हंसते हुए हमारे पीछे कॉरिडोर में आए, लेकिन जैसे ही दानियाल ने मुझे लाउंज की तरफ धकेला, सामने सोफे पर बैठे एक उम्र रसीदा शख्स को देखकर दानियाल के कदम वहीं जम गए और चचा वकार के चेहरे का रंग भी यकदम उड़ गया। वो तबरेज़ के सगे मामू जान आलम साहब थे, जो सालों बाद बैरून मुल्क से अचानक वापस आए थे। आलम साहब ने दानियाल की मेरी कलाई पर मजबूत गिरफ्त देखी तो उनकी भौहें तन गईं। ये क्या बदतमीजी है वकार, और तुम बहू को इस तरह कहाँ ले जा रहे हो? आलम साहब ने कड़कदार आवाज में पूछा तो चचा वकार ने फौरन अपने चेहरे पर परेशानी का झूठा निकाब ओढ़ लिया। अरे भाई जान, आप कब आए? हम तो खुद बहुत परेशान थे और बहू को रोक रहे थे कि वो इस हाल में तबरेज़ को छोड़कर कहीं ना जाए। असल में बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चचा वकार ने आगे बढ़कर आलम साहब के हाथ थामने की कोशिश की, तो इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे साफ-साफ बताओ वकार कि इस घर में क्या चल रहा है और ये बच्ची क्यों रो रही है? जान आलम साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मौका पाते ही रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। मामू जी, तबरेज़ कमरे में बेहोश पड़े हैं। इन्होंने कुछ पी लिया है। खुदा के लिए उन्हें बचा लें। मैंने आलम साहब के सामने दिहाई दी तो चचा वकार ने दानियाल को आंखों ही आंखों में घूरा और फिर अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था गमगीन बना लिया। हाँ भाईजान, बहू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तबरेज़ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम बस उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर ही जा रहे थे। दानियाल, गाड़ी निकालो, जल्दी करो। चचा वकार ने झूठ का नया जाल बुनते हुए दानियाल को हुक्म दिया तो दानियाल ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बाहर की तरफ भागा। आलम साहब तेजी से तबरेज़ के कमरे की तरफ बढ़े और मैं भी उनके पीछे भागी। बिस्तर पर तबरेज़ अब भी उसी हालत में लेटा हुआ था और उसकी सांसें वाकई बहुत धीमी लग रही थी। चलो इसे उठाओ वकार, अगर मेरे भांजे को कुछ भी हुआ तो मैं कोर्ट में जाकर वो माहिदा मनसूख करवा दूंगा जो मैंने तुम्हारा नाम किया था। आलम साहब ने तबरेज़ का बाजू अपने कंधे पर रखते हुए चचा वकार को वार्निंग दी तो चचा वकार मजबूरन तबरेज़ का दूसरा बाजू पकड़कर उसे नीचे गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। गाड़ी में तबरेज़ का सर मेरी गोद में था और मैं मुसलसल उसके चेहरे को साफ कर रही थी, जबकि चचा वकार और दानियाल अगली सीटों पर बैठे आईने में हमें बार बार घूर रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तबरेज़ को फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया और कुछ ही देर में उसे तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से होश आने लगा। डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। मरीज ने कोई आम नींद की गोली ज़्यादा मिकदार में ले ली थी, जिसका असर अब ज़ायल हो चुका है। ये सुनते ही चचा वकार के चेहरे पर एक गहरा सुकून उभरा, लेकिन उनकी आंखें अब भी मुझ पर जमी हुई थी। आलम साहब ने तबरेज़ के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा और फिर चचा वकार की तरफ मुड़े। वकार, मैंने तबरेज़ की देखभाल की ज़िम्मेदारी तुम पर इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसके सगे चचा हो, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आलम साहब ने शिकायती लहजे में कहा तो चचा वकार ने अपने हाथ जोड़ लिए। भाईजान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो दिन रात इसकी खिदमत करते हैं। आप तो इसकी दिमागी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब इसने खुद ही कुछ खा लिया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? चचा वकार ने मासूमियत का ड्रामा किया तो आलम साहब ने गहरा सांस लिया। चलो जो भी है, अब तबरेज़ की शादी हो चुकी है और मैंने कल रात शहर के सबसे बड़े होटल में इन दोनों की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया है, जहाँ हमारे तमाम करीबी रिश्तेदार और कारोबारी शराकतदार आएंगे। वकार, तुम सबको वहाँ वक्त पर पहुँचना होगा। आलम साहब ने हतमी अंदाज में कहा तो चचा वकार मजबूरन सर हिलाकर रह गए, क्योंकि वो आलम साहब की बात टालने की पोजीशन में नहीं थे। अगले दिन शाम को जब हम होटल पहुंचे तो पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और चचा वकार और दानियाल सूट पहनकर सबका इस्तकबाल कर रहे थे। तबरेज़ ने शेरवानी पहन रखी थी और वो अब भी पागलों की तरह अपने हाथ हिला रहा था और मैं सुर्ख जोड़े में उसका हाथ थामे उसके साथ चल रही थी। दानियाल ने हमारे करीब आकर मेरे कान में सरगोशी की। अनाया, अगर आज रात तुमने कोई होशियारी की तो कल की सुबह तुम नहीं देखोगी। दानियाल ने मुझे डराया। मैंने उसे नज़रअंदाज करके तबरेज़ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आलम साहब स्टेज पर आए और उन्होंने माइक हाथ में लिया। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप मेरे भांजे की खुशी में शरीक हुए। चूंकि तबरेज़ ज़हनी तौर पर माजूर है, इसलिए इसकी शादी बहुत सादगी से की गई थी, लेकिन मैं कई साल बाद सिर्फ इसकी खुशी के लिए अपने भांजे से मिलने आया हूँ। इसलिए आप सबका बहुत मशकूर हूँ, जो मेरे भांजे की ज़हनी हालत जानते हुए भी आप सब इसकी खुशी में शरीक हुए हैं। आलम साहब ने
जैसे ये जुमला मुकम्मल किया तबरेज़ ने अचानक मेरा हाथ छोड़ा और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। चाचा वक़ार ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे तबरेज़ बेटा नीचे आओ, देखो माइक को हाथ मत लगाना। चाचा वक़ार ने मुस्कुराकर उसे हटाना चाहा लेकिन तबरेज़ ने चाचा वक़ार का हाथ झटक दिया और माइक अपने हाथ में ले लिया। चाचा वक़ार, अब ये पागलपन का नाटक ख़त्म हो चुका है और अब आपका ये चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा। तबरेज़ की कड़क और बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी तो सब मेहमान सख्ते में आ गए और चचा वकार के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये तुम क्या कह रहे हो तबरेज़? तुम तो ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। आलम साहब ने हैरानी से आगे बढ़कर पूछा, मामू जान, मैं पिछले 10 साल से पागल होने का ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि चचा वकार ने 10 साल पहले मेरे माँ बाप की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा कर उन्हें मारा था और ये कल रात मुझे भी ज़हर देकर मेरी जायदाद हड़पना चाहते थे। तबरेज़ ने जब ये एतराफ़ किया तो हॉल में मौजूद तमाम मेहमान अपने कानों पर हाथ रखकर तौबा तौबा करने लगे और चचा वकार ने नज़रों से बचकर जैसे ही भागने की कोशिश की तो तबरेज़ के इशारे पर पुलिस के जवानों ने हॉल के दरवाजे बंद कर दिए और चचा वकार और दानियाल को हिरासत में ले लिया था। आलम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चचा वकार के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वकार, तुम इतने गिरे हुए इंसान निकले। मैंने तुम पर भरोसा करके अपने भांजे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। आलम साहब ने गुस्से से कहा तो पुलिस उन दोनों को घसीटते हुए बाहर ले गई। तबरेज़ स्टेज से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब बेपनाह प्यार और तशक्कुर की रोशनी थी। अनाया, तुमने इस तूफान में मेरा साथ दिया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जिंदगी बचाई। तुमने ही मुझे जीने का हौसला दिया। तबरेज़ ने सबके सामने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए तो मेरा दिल जोर से धड़का। अनाया, मैं अपनी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकता। क्या तुम एक सच्चे शौहर के रूप में मुझे कबूल करोगी? तबरेज़ ने मेरी आंखों में झांकते हुए अपने प्यार का एतराफ़ किया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हाँ तबरेज़, मैं तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ हर सुख दुख जीने के लिए तैयार हूँ। मैंने रोते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया तो हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा और हमारी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया था। दोस्तों, जिंदगी हमें हर मोड़ पर आजमाती है, लेकिन जीतता वही है जो सब्र से काम लेता है। मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके साथ बहुत जल्द दोबारा एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।